गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी आरजेएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी जितना समय हमारे पास अवेलेबल है उतने समय में डेफिनेटली हमें कुछ बेसिक चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। नंबर वन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, अटेम्प्ट करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करें। विशेष तौर पर जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उन पर भी, और जो नए लॉज इस बार आरजेएस 2025 के पार्ट ऑफ सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं उन पर विशेष तौर पर, चाहे वो उनका इंडेक्स पेज हो, चाहे वो उनके स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जो किसी न किसी रूप में एग्जाम में आने के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं, और साथ ही साथ उन पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। राइट। इस कम समय में रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। तो इसी विधा को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज बीएनएस और बीएसए, इस न्यू क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो भी नए क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी सीरीज को लेकर के। आज के सेशन में हम लोग पार्ट वन के साथ आपसे रूबरू होंगे, जिसमें बीएनएस के पोर्शन में आने वाले कुछ एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़िए और इसमें पूछे गए एमसीक्यूज का आप स्वयं से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत हद तक बीएनएस के अंतर्गत उन चैप्टर्स, पार्ट्स और जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं उनसे, और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके केस लॉस बेस्ड भी रहेंगे, रिसेंट भी, अदरवाइज भी। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, द ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस? ऑप्शन आपके सामने है, 45 से 62, 63 से 99, 100 से 144, 198 से 205। भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों तौर पर लिखी हुई है। आप जिस भी विधा में हैं आप उस विधा में इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसका सही आंसर कर सकते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। इंडेक्स पे आपका कई बार रिवीजन होगा, तब आप स्ट्रक्चर तौर पर इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकोगे। राइट। क्योंकि हमें ये बात पता हो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट व्हाट हैव सेड, कहा गया कि हम अपने देश में विमेन और चिल्ड्रन से संबंधित अपराधों के संदर्भ में जो स्ट्रक्चर है उसको प्रायोरिटी देंगे और उसे हम पहले भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। राइट। तो आप अगर जानते हो सेक्शन नंबर 45 टू 62, तो याद कर लो कि ये प्रोविजन किससे रिलेट करता है। निश्चित तौर पर यहाँ अबेटमेंट वाली बात शुरू हो जाती है। 63 से 99 की जो प्रोविजन है, मतलब 63 से रेप के ऑफेंसेस शुरू हो जाते हैं। 100 टू 144 यहाँ ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी का मैटर शुरू हो जाता है। राइट। 198 टू 205 ये एक अलग चैप्टर हो गया बीएनएस के अंतर्गत। तो अल्टीमेटली बच्चों से संबंधित अपराध या महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 63 टू 99। अगला क्वेश्चन है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पनिशमेंट्स आर फाउंड इन विच सेक्शन? तो दंड से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय न्याय संहिता में कहां कंटेन करते हैं, किन धाराओं में आते हैं? आप आईपीसी भी याद रखिए, क्योंकि आईपीसी भी आपके आरजीएस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। राइट। तो वहां पर मामला शुरू होता है सेक्शन नंबर 53 से, जो चलता है 75 तक। यहां इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगेन, दैट इज सेक्शन नंबर 4 टू 13। यहां पर हमने इसे थोड़ा और अच्छे ढंग से सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। प्रीवियसली आईपीसी में जो कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो अपने आप में उस अब समय के लिए ऑब्सोलीट हो चुके थे, उन्हें हटाने का प्रयास भी किया गया है। एक नए पनिशमेंट के तौर पर आपने यहां कम्युनिटी सर्विस भी इंक्लूड कर ली है। सामुदायिक प्रकार की सेवा को भी कुछ ऐसे मामलों में दंड के तौर पर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच चैप्टर कवर्स ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स? आपको चैप्टर वाइज इनके नेम भी पता होने चाहिए, ताकि चैप्टर वाइज अगर कोई क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड पूछा जाए तो आप उसे भी सही तरीके से मार्क कर सकें। इसमें आप चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20 एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए। राइट। और एलिमिनेशन प्रोसेस करने के साथ आप यहाँ पर इसको मार्क करिए। देखिए जो पर्टिकुलर ऑफेंस यहाँ लिखा हुआ है और टोटलिटी में जो चैप्टर्स बीएनएस में कंटेन करते हैं उसे रिमेंबर करिए, 17 को रिमेंबर करिए। इस तरीके से आप इसका सही आंसर मार्क कर लेंगे और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज चैप्टर नंबर 18। कम टू अनदर पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, अर्थात दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास, ये किन धाराओं में बीएनएस के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ऐसा ही प्रोविजन अभी अभी आपने ऊपर भी देखा है, सिर्फ अपराध का नाम बदल गया है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले भी इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत। आप सही तौर पर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 45 टू 62। यहां पर अबेटमेंट सबसे पहले सेक्शन 45 में डिफाइन किया जा रहा है, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस अबेटमेंट से रिलेट करते हुए लिखे जा रहे हैं। 61 तक आप देखेंगे, राइट, 60 तक देखेंगे, 61, 62, फिर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 511 आईपीसी जो अब शायद 62 के अंतर्गत कंटेन कर रही है, ये प्रोविजंस आप यहां समझते हैं। Right. Coming to the next, that is question number 5. Offenses affecting human body are covered under which sections?
ये भी बात अभी अभी आपने पढ़ी है ऊपर के क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन नंबर 1 में भी, तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर 100 से लेकर के 146 तक के प्रोविजंस आपके शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित डील करता है, जहां पर शुरुआत हो जाती है कल्पेबल होमिसाइड से, मर्डर से, और लास्ट में आप ट्रैफिकिंग संबंधी अपराध तक जाते हैं। राइट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Next question is which chapter covering criminal intimidation, insult, annoyance and defamation etc. तो वो कौन सा अपराध है जो आपराधिक धमकी, आपराधिक अवित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि को कवर करता है? तो यहाँ पर सही चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 जो इससे डील करता है। आप बीएनएस के इंडेक्स पेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक केस लॉ बेस्ड है, जहां पर साइटेशन, सही साइटेशन आपको पहचानना है। केस का नाम है आर वर्सेस हिकलिन, रेजिना वर्सेस हिकलिन, जिसे हिकलिन टेस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कहां से है, पहले लोकेट कर लो। हिकलिन टेस्ट के विषय में बात आती है सेक्शन नंबर 294, 295, 296 ऑफ बीएनएस। और अगर आईपीसी याद करनी है तो 292 से लेकर के 294 तक के प्रोविजंस, जहां पर क्वेश्चन राइज करता है व्हाट इज ऑब्सिनिटी, अश्लीलता क्या है, क्योंकि ऑब्सीन शब्द को आपके आईपीसी अथवा अभी के बीएनएस में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो आर वर्सेस हिकलिन, जिसे आप हिकलिन टेस्ट के तौर पर जानते हैं, इसका सही साइटेशन है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, दैट इज 1868 क्वींस बेंच। राइट, यहां पर काफी सारे कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं ताकि आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द रेलिवेंट केस फॉर कॉमन इंटेंशन डेवलप्ड ऑन द स्पॉट, अर्थात घटना स्थल पर ही सामान्य आशय का विकास हो सकता है। यह बात किस लैंडमार्क डिसीजन में अपघटित हुई है, इसके विषय में आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, गणेश सिंह वर्सेस राम राजा, जो निश्चित तौर पर यहां पर किसी शब्द के इंक्लूजन के बारे में बात करता है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के इंक्लूजन के बारे में बात करता है इन दी वे बैक ऑफ 1870, राइट 1869। ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट 1955, ऋषिदेव पांडे वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट 1955, अगेन दिस इज फॉर कंफ्यूजन, क्रिएटिंग कंफ्यूजन, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1955। जाइए और इस जजमेंट को पढ़िए। राइट, अगला क्वेश्चन, टू कन्फाइन अ प्रिजनर इन सेपरेट सेल फॉर 22 आवर अ डे constitutes quasi solitary confinement and violative of article 21 of constitution of India, it was held in which judgment? अब यहां पर आपको जो जजमेंट्स लिखे गए हैं, सुरेंद्र कुमार वर्सेस कन्हैया लाल 2009, सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980, रजिया वर्सेस पंजाब 2021, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बहुत ही क्लोजली अप्रोच पे लिखे गए हैं। आप याद करिए, इस प्रकार की चीजें निश्चित तौर पर किसी न किसी तौर पर आप सुनील बत्रा के केस में ही पढ़ी होंगी या आप रजिया के केस में पढ़ी होंगी। राइट, इसीलिए यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी लिखा हुआ है, पर ऐसा है नहीं बच्चों। यहाँ पर सही आंसर है रजिया वर्सेस पंजाब 2021, रीसेंट जजमेंट है, याद रखिए इस विषय के बारे में भी। अगला क्वेश्चन है, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन, वाज हेल्ड इन विच जजमेंट? आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है, ये बात आपने पढ़ी होगी, ये बात आपने सुनी होगी। तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं, मुल्ला एंड अदर्स वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट 2010, बच्चन सिंह वर्सेस हरियाणा स्टेट 1990, त्रिवेणीबेन वर्सेस गुजरात स्टेट 1989, नन ऑफ द अबव। आप याद करिए बच्चन सिंह का केस, बच्चन सिंह वर्सेस हरियाणा नहीं है, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब है। राइट, यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। राइट, अगला क्वेश्चन, पढ़ने में ही कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही हैं इस समय, है ना। यहां पर करेक्ट, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, राइट, नो, नॉट, अदरवाइज, नेवर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चंस, राइट, एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, इनकी बहुत तेजी से भरमार आ रही है ना। क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कुछ इस प्रकार से चेंज हो रहा है। एक्सेप्टिंग दी राइट नाउ गुजरात जुडिशरी, अगर आप याद कर सकें, और आप याद करिए और देखिए आप उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स पेपर को, है ना। तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट में है, लेकिन अभी अभी मैक्सिममली तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे लेंदी क्वेश्चन भी पूछे जा सके, आपसे करेक्ट इनकरेक्ट में कहीं आपको दुविधा क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी काफी अच्छी होनी चाहिए। और प्लीज इस बात को याद रखिए, जब भी आप किसी ऐसे क्वेश्चन को रीड करते हैं या पढ़ते हैं, तो उन प्रश्नों को पढ़कर और उसका सही ऑप्शन में समय देकर आप बहुत तल्लीनता के साथ स्पेसिफाई हो जाइए कि इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। राइट, आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है पर रीजनेबल है, युक्त युक्त है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, 5 व्यक्ति एक बैंक को लूटने की योजना बना रहे हैं, उनमें से 2 एम और एन बैंक के
गेट पर गाड़ी का इंजन चालू रख करके गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनमें से 3 पर्सन्स बैंक में एंटर कर रहे हैं। एक व्यक्ति कैशियर को गोली मार देता है, 2 व्यक्ति नकदी लूट रहे हैं। पुलिस सडनली बैंक में पहुंचती है, वाई और जेड को पकड़ लेती है, लेकिन एक्स वहां से फरार हो जाता है। पुलिस को बैंक में घुसते हुए देखकर एम और एन जो पीछे कार में बैठे हुए थे वो वहां से भाग जाते हैं। बाद में सभी पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन्स गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन पर डकैती, रॉबरी, मर्डर आदि के चार्जेस लगाए जाते हैं। अब यहां पर 2 पर्सन जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो दलील दे रहे हैं कि किसी भी अपराध के दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के मर्डर या रॉबरी आदि में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लिया। क्या उनकी ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए? तो आप याद कर लीजिए, आपने इस विषय में एक जजमेंट पढ़ा ही होगा, बरेंद्र कुमार घोष, याद करिए आप। ऐसा ही एक डिसीजन आपने पढ़ा है, राइट? बरेंद्र कुमार घोष जो आईपीसी के सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत, अभी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 5, राइट? तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है M and N are not liable for committing robbery and murder. M and N are the best liable abetting a robbery, but not of the committing it. Since the looting of the bank was committed in furtherance of common intention of all the 5, M and N are equally liable for looting and murder along with the X, Y, and Z, and thus their defense will not prevail. M and N has no complicity in any of the offences. तो ये मामला अपने आप में उनके एक दूसरे के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किए जाने वाले अपराध की ओर इंगित करता है। यहां पर इन पर्सन्स पर लायबिलिटी बननी चाहिए। तो आप इसके सही ऑप्शन में आइए, ऑप्शन नंबर सी, जो इसको सही तौर पर एक्सप्लेन करता है। अगले क्वेश्चन में आइए। The Supreme Court observed that while convicting accused by altering charge from section 189 BNS, जो पहले की आईपीसी में 149 है, to section 35, that is common intention, जो पहले आईपीसी में सेक्शन नंबर 34 थी, the common intention should be proved. तो जब आप सामान्य उद्देश्य से कन्वर्ट करके सामान्य आशय में किसी व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या प्रमाणित करना जरूरी है? सामान्य आशय। यहां पर सामान्य आशय प्रूव्ड होना चाहिए। यह बात किस जजमेंट में आई? माला सिंह वर्सेस हरियाणा स्टेट 2019, मदन सिंह वर्सेस बिहार स्टेट 2004 सुप्रीम कोर्ट, श्री कांतिया वर्सेस बॉम्बे स्टेट 1955, none of the above. The right answer is 1, the first one, that is Mala Singh versus Haryana State 2019 सुप्रीम कोर्ट। 2019 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फिर से रिटेरेट किया है, इसे आप यहां याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज अबाउट एज पर द केस ऑफ टीडी वडगम्मा वर्सेस गुजरात स्टेट 1973। टीडी वडगम्मा के केस को भूलिएगा नहीं, किडनैपिंग वाले पॉइंट पर ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो टीडी वडगम्मा वर्सेस गुजरात स्टेट सुप्रीम कोर्ट, द वर्ड एंटाइस सीम्स टू इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ इंड्यूसमेंट, अल्योरमेंट बाय गिविंग राइज टू होप और डिजायर और दी अदर। मतलब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लुभाना शब्द या जो इंटाइस वर्ड है, इसमें आशा और इच्छा या किसी अन्य चीज को जन्म देकर प्रलोभन का विचार शामिल है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऐसा उनका ऑब्जर्वेंस रहा है इस मामले के अंतर्गत। क्या ये ऑब्जर्वेंस अपने आप में सही है या नहीं है, इस विषय में आपको बताना है। इज दिस ऑब्जर्वेशन करेक्टली गिवन इन द सेम केस और नॉट? नो, यस, बट नॉट इन दिस जजमेंट, नन ऑफ द अबव। आंसर्स इसमें देना आसान नहीं होगा अगर आपको जजमेंट के विषय में जानकारी नहीं होगी, उसके ऑब्जर्वेंस के विषय में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सही आंसर है यस। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया है, एंटाइस सीम्स टू इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ इंड्यूसमेंट, अल्योरमेंट बाय गिविंग राइज टू होप, टू डिजायर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 14, केस ऑफ गिरीश सिंह वर्सेस उत्तराखंड स्टेट 2019 सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कन्विक्शन अंडर डाउरी डेथ कैन बी मेड ओनली इफ द वुमन वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, हैरेसमेंट बाय हस्बैंड और रिलेटिव व्हिच मस्ट बी फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी सून बिफोर डेथ। तो गिरीश सिंह वर्सेस उत्तराखंड के जजमेंट में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि दहेज हत्या के तहत दोष सिद्धि तभी होगी जब महिला के साथ उसके पति अथवा उसके नातेदार द्वारा क्रूरता, उत्पीड़न आदि किया गया हो, जो उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी डिमांड के या उससे संबंधित हो। दूसरा ऑप्शन, कन्विक्शन अंडर डाउरी डेथ कैन बी मेड ओनली इफ द वुमन वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरलिटी और हैरेसमेंट। केवल यही बात कि दहेज हत्या के तहत दोष सिद्ध तभी हो सकती है जब महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो। तीसरा ऑप्शन, इफेक्ट ऑफ क्रूएलिटी बेस्ड ऑन डाउरी डिमांड, अर्थात दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता का जो है वो प्रभाव होना चाहिए। और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आप इसके ऑप्शंस को पढ़ करके ठीक से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि उसमें सारे जो एसेंशियल्स हैं वो यहाँ कंप्लाई हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। तभी इस पर्टिकुलर मामले में ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 और इस पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज इफ एन अक्यूज्ड थ्रेटनिंग a shopkeeper with a knife to pay rupees 10,000 monthly, but the shopkeeper refusing and files a complaint before any payment is made, can the accused be convicted for the offense as to extortion under BNS?
यदि कोई अभियुक्त किसी दुकानदार को नाइफ दिखा करके, चाकू दिखा करके 10,000 रुपए मासिक देने की धमकी देता है, लेकिन दुकानदार इस प्रकार का अमाउंट देने से मना करता है और भुगतान किए जाने के पहले ही शिकायत दर्ज करा देता है, तो क्या अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता के तहत एक्सटॉर्शन अर्थात उद्दापन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? ऑप्शन नंबर वन, नो, बिकॉज द शॉपकीपर डिडंट सफर एनी लॉस, क्योंकि दुकानदार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी, यस, सिंस द थ्रेट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस and this thing has been held in 2025 as per the option B. ऑप्शन सी, नो, अनलेस द अक्यूज्ड फिजिकली असॉल्ट्स द विक्टिम, जब तक अभियुक्त पीड़ित पर शारीरिक हमला कारित नहीं करता। ऑप्शन डी, यस, बट ओनली इफ द थ्रेट वाज मेड इन पब्लिक। तो इन गिवन ऑप्शन से एक ऑप्शन अलग ही शो हो रहा है और वो है ऑप्शन नंबर बी, कि हाँ, क्योंकि ये बात अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स में हेल्ड की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में पूछे गए क्वेश्चंस की जो प्रकृति रही है, नेचर रहा है, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन होगा। मैं कुछ और ऐसे क्वेश्चंस बीएनएसएस, बीएसए में भी ले आकर के आपके साथ साझा करूंगा। जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाना। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो अपना कंसंट्रेशन इतना बेहतर रखिए कि आपको उस क्वेश्चन पूछे गए ऑप्शंस और उसमें अगर गिवन ऑप्शन के साथ, गिवन आंसर के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सही आंसर और उसका सही एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग पर फिट हो सके, क्योंकि ये भी पढ़ने का अपने आप में एक मीन्स, एक तरीका है, एक साधन है। इसके जरिए भी आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को और मजबूती से, स्ट्रांगनेस के साथ आप तैयार कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, नए लॉज ज्यादा फोकस करने हैं, जो भी इस पर्टिकुलर आरजेएस के अंतर्गत नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है, और आपको इंग्लिश हिंदी को दरकिनार नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है। एक टाइम स्लॉट आपका हिंदी के विषय को रिवाइज करने का 100% होना ही चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में पार्ट नंबर नेक्स्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बने रहिए विद्या किशोर के साथ, आपकी तैयारी में आपके साथ। थैंक यू।